हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। रैंकर्स में यूट्यूब चैनल पर मैं सत्यार्थी अभिषेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग साइंस एंड टेक की चर्चा करेंगे। यह बीपीएससी में अगर देखा जाए तो यह आपका पेपर सेकेंड का सेगमेंट सी में होता है। यह सेक्शन जो सी है आपका टोटल 72 मार्क्स का है और इसमें दो प्रश्न होंगे, एक शॉर्ट नोट्स का पार्ट और एक लॉन्ग आंसर का पार्ट। शॉर्ट नोट्स का जो पार्ट है उसमें टोटल 5 प्रश्न है और आपको पांचों करना अनिवार्य है। लॉन्ग आंसर में 2 क्वेश्चन होगा और अथवा करके होगा और करके कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यह 72 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यह एक ऐसा टॉपिक है जो पहली बार लोग पढ़ते हैं, क्योंकि प्री में इसकी कोई विशेष भूमिका नहीं है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं, 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछा जाता भी है, लेकिन वो करेंट बेस्ड होते हैं। अभी आप मेंस में जब पढ़ते हैं तो बिल्कुल नया पेपर होता है, तो एक कहीं ना कहीं समस्या वैसे कैंडिडेट को देखने को मिलता है जो बीपीएससी फोकस होते हैं। यूपीएससी वाले तो पहले से ही पढ़े रहते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या क्या है साइंस एंड टेक में और हमें किस रूप में पढ़ना है। तो साइंस एंड टेक में देखा जाए तो बिहार के अकॉर्डिंग हम बात करें तो बिहार के अकॉर्डिंग आपका 6 पेपर इसमें इंक्लूड होगा। सेक्शन 6 है। अगर यूपीएससी की बात की जाए तो वहां 5 सेक्शन होता है और एक सेक्शन जो हम लोग इन्वायरमेंट को देखेंगे तो यूपीएससी अलग से कंडक्ट करती है, अलग से पूछती है उसमें। लेकिन यहाँ बीपीएससी में जो टॉपिक है इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट भी उसी का पार्ट है, तो ये सब इंक्लूड कर दिया जाता है साइंस एंड टेक में। तो आइए हम देखते हैं हमारा है क्या क्या। पहला स्पेस टेक्नोलॉजी, इसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। दूसरा पार्ट जो है डिफेंस का है, रक्षा प्रौद्योगिकी। यहां से भी लगातार क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया। तीसरा जो पार्ट है वो है एनर्जी, ऊर्जा। और इसमें देखिएगा कि आप दोनों है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, दोनों हम लोग को पढ़ना है। चौथा पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी, ऐसी बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसी में आपको डीएनए फिंगरप्रिंट है या फिर आपको खासतौर पे जीन थेरेपी वगैरह जो भी पढ़ना है। और इसमें भी हम लोग 2 भागों में बांट देख सकते हैं, एक एनिमल के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है और दूसरा खासतौर पे आप ह्यूमन, प्लांट भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा एनिमल और प्लांट। तो फिर इसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसे सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी का ही कई सारे भागों में बांटेंगे। तो इसमें जो अभी आप लोग देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो या इसी में आपका खासतौर पे देखिएगा रोबोटिक्स वगैरह है, तो ये सब इसी का पार्ट है। नैनो टेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल कर दी जाएगी। तो ये कई सारे काफी ब्रॉड है ये टॉपिक और इसमें कई चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद लास्ट है आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का जो पार्ट है उसमें पर्यावरण तो है ही, साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट भी इसी में इंक्लूड कर देता है। तो प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपको इतने सेगमेंट से पूछे जाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक है। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से। स्पेस टेक्नोलॉजी है क्या और कैसे कैसे पढ़ना है इससे भी। तो पहला है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी में कि स्पेस है क्या। सबसे पहले तो यही बात होता है कि स्पेस है क्या और स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है ना। तो देखिएगा कि ये हमारा वायुमंडल है, पृथ्वी है, सरफेस, ये पृथ्वी का सरफेस है। और इस सरफेस के बाहर देखिएगा जो मोटे तौर पर 5 लेयर पाए जाते हैं। जैसे मोटे तौर पर तो 4 ही हैं, फिर देखिए 5 बनाया हुआ है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। तो ये हमारा वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल। और इस वायुमंडल के बाहर का जो क्षेत्र है, इस वायुमंडल के बाहर का क्षेत्र है वह है स्पेस। अंतरिक्ष क्या है, तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का क्षेत्र अंतरिक्ष कहलाता है। ठीक है। और इस अंतरिक्ष के विषय में जानने के लिए जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग की जाती है उसे हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कहते हैं।
लिख दिए हैं, आप लोगों को देखने के लिए आसानी होगी कि अंतरिक्ष के विषय में जानने के लिए जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है उसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो ये हमारा बेसिक जो नॉलेज था कि अंतरिक्ष क्या है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। कैसे कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी विकास किया, कैसे हम लोगों ने शुरुआत की और कैसे कैसे बढ़ा। तो इसमें सबसे पहले देखा जाए कि स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो काम स्टार्ट किया गया था वो डॉक्टर एस.के. मित्रा को जाता है। इन्होंने सबसे पहले आयन मंडल में कुछ शोध कार्य किए थे और माना जाता है कि यहीं से भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई थी, है ना। तो डॉक्टर एस.के. मित्रा हो जाता है, उन्होंने पृथ्वी के आयन मंडल आयनोस्फीयर के संबंधित कुछ परीक्षण और शोध कार्य स्टार्ट किए थे, इसलिए माना जाता है। आगे चलकर इन कार्यों में डॉक्टर सी.वी. रमन और डॉक्टर मेघनाथ साहा का इंपॉर्टेंट रोल आता है। फिर आगे चल के देखते हैं कि 1950 के दशक में बहुत विशेष काम इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें दो बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भाग लेते हैं। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा जब अंतरिक्ष के क्षेत्र में कदम रखते हैं तो बहुत बड़ी हम लोगों ने उपलब्धियां हासिल की, हम लोग बहुत कुछ करने को देखने को मिलता है। और 1950 के दशक में ही परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होती है ना। देखिए 1950 के दशक में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई, जिसके सचिव जो हैं होमी जहांगीर भाभा को नियुक्त किया गया था। अब हम आगे देखते हैं कि और क्या हुआ था। तो 50 के दशक में जैसे परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई और खासतौर पे अमेरिका और रसिया वगैरह काफी ज्यादा इस क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे थे अंतरिक्ष के क्षेत्र में, लेकिन 1957 में सोवियत संघ ने अपने एक कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर पूरे देश को चौंका दिया था। स्पुतनिक जब छोड़ते हैं तो सभी देशों में खलबली मच जाती है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में इन्होंने एक साहसिक कदम, एक सफलतापूर्वक कदम आगे बढ़ाया। भारत में भी आनंद फानंद में 1962 में एक संगठन इनकोस्पर की स्थापना की जाती है। इनकोस्पर की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई को बनाया गया था, है ना। इनकोस्पर का फुल फॉर्म है द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। आगे चलकर 1969 में इसी इनकोस्पर का नाम बदलकर इसरो कर दिया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोग अभी देखते हैं। 1969 में इसका हम लोग स्थापना करते हैं, क्योंकि यह पूर्व संगठन इसको इनकोस्पर का ही परिवर्तित नाम था। ठीक है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और ये भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है, ये भी हम लोग जानते हैं। अब जब से स्थापना हुआ 1962 में इनकोस्पर, तो कई सारी घटनाएं देखने को मिलती है। सबसे पहले 1963 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई और यहाँ 1963 में देखते हैं कि केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित एक जगह है मैरी मैगडलेन चर्च। इसी मैरी मैगडलेन चर्च में पहली बार एक कमरे में अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर कई सारे काम किए गए थे और यहीं से पहली बार 21 नवंबर 1963 में देश का पहला रॉकेट प्रक्षेपित किया गया था ना। एक रॉकेट छोड़ा गया था, हालांकि वो रॉकेट अमेरिकी निर्मित थे, याद रखिएगा। बस जगह का प्रयोग किया गया था और छोड़ा गया था। आगे चलकर देखते हैं कि इस जो चर्च था मैरी मैगडलेन चर्च, इसे हम लोगों ने अंतरिक्ष संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया, अंतरिक्ष संग्रहालय उसको बना दिया गया। भारत में जो पहला उपग्रह है वह आर्यभट्ट के नाम से 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट 1975 में प्रक्षेपित किया गया था और ये जो आर्यभट्ट है वो बनाया गया था इसरो के द्वारा, भारतीय संगठन के द्वारा जो इसरो काम कर रही है। लेकिन प्रक्षेपित करने के लिए जो प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था वह सोवियत संघ के मदद से लिया गया था। तो सोवियत संघ के सहयोग से इसे प्रक्षेपित किया गया था। जो प्रक्षेपण यान थे वो सोवियत संघ के थे। फिर आगे चलकर भारत प्रक्षेपण यान के रूप में विकसित करता है और SLV-3 को विकसित करता है। SLV-3 का प्रयोग करके भारत अपना पहला उपग्रह रोहिणी को 1980 में प्रक्षेपित किया। 1980 में रोहिणी को भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया और इस प्रकार भारतीय प्रक्षेपण यान और अपना उपग्रह दोनों रूप में विकसित किया। आगे चल के हम लोग देखते हैं कि इसरो के नेतृत्व में ही दो प्रकार के सैटेलाइट, विशेष रूप से सैटेलाइट, एक IRS सिस्टम
भारतीय दूर संवेदी उपग्रह और दूसरा इनसेट प्रणाली, भारतीय नेशनल सैटेलाइट, जो कम्युनिकेशन के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। तो 2 प्रकार के उपग्रह का निर्माण स्टार्ट किया गया। हालांकि कई सारे प्रोब मिशन भी किए हैं, लेकिन अभी हम लोग बस बात करेंगे कि 2 सैटेलाइट का विकास किया जा रहा है। और उसके बाद प्रक्षेपण यान की बात की जाए तो टोटल 4 प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित किए गए, बनाए गए हैं। पहला है SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, उसके बाद ASLV, फिर PSLV और GSLV। तो ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई और लगातार इस पर हम लोग बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। तो ये एक मोटा संक्षेप सा जानकारी था। अब हम लोग अगले वीडियो में PSLV, GSLV, सैटेलाइट कैसे प्रक्षेपित की जाती है, ऑर्बिट कौन कौन से होते हैं, इन सभी पर चर्चा करेंगे।